नमस्कार। एक बहुत बुरी खबर 3 दिन पहले आई, जबकि क्रिकेट गुरु आदरणीय संजय जगदाले साहब के बड़े भाई आदरणीय अशोक जगदाले जी का देहांत हो गया। उनके बारे में बहुत सारे किस्से हैं। महज ये कहा जाता है कि वे बिना फिटनेस के मैदान में उतर जाते थे और जो खिलाड़ी फिटनेस करते थे या रनों के लिए अतिरिक्त कोशिशें करते थे, उनके मुकाबले में 2 गुने रन बना देते थे। उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को अवसर दिया जिन पर चयनकर्ता विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने ही खूब नाम कमाया। आदरणीय अशोक जगदाले जी से संबंधित बहुत सारी जिज्ञासा हैं जिन्हें शांत करेंगे गुरुदेव संजय जगदाले जी। आदरणीय, ये बताइए कि आपका पुराना घर कहाँ था जहाँ की आप तीनों भाइयों का जन्म हुआ था? साउथ टूगंज में था। तो साउथ टूगंज जो हिंदी साहित्य समिति के पास है, जो रोड है हमारे स्वर्गीय पिताजी के नाम से, ये वो। आदरणीय, आप तीनों भाइयों की शिक्षा क्या एक ही स्कूल में हुई? शुरू के पीरियड 5-6 क्लास तक, फिर हम लोग अलग अलग स्कूल में गए सब। अशोक जो है वो दिल्ली कॉलेज में चले गए थे 7वीं के बाद। मैं सरकारी स्कूल में गया, योगेश बाल विद्या मंदिर में गए 7वीं क्लास के बाद, क्योंकि जो हमारे स्कूल थे वो पहले लड़कियों का ही स्कूल था। आदरणीय, मतलब आप के जैसा अनुशासन प्रिय व्यक्ति मैंने क्रिकेट में अपने जीवन में नहीं देखा, लेकिन आप व्यंग्य विनोदी भी हैं। कहीं कहीं आप व्यंग्य कर देते हैं, आप लोगों को आनंद करा देते हैं, हंसा देते हैं उन्हें। लेकिन मैंने अशोक जगदाले सर को कभी व्यंग्य विनोद करते हुए नहीं देखा। क्या मैं गलत हूँ? हाँ, बिल्कुल गलत है यार। बहुत ज़्यादा थे हंसी मजाक करने, और यारी दोस्ती उनको बहुत पसंद थी। बहुत अच्छे उस कंपनी, उनको जो पसंद की कंपनी थी उनकी, उसमें वो करते थे बहुत हंसी मजाक। बिल्कुल। सर, आपने BCCI सचिव पद को सुशोभित किया, उसकी इज्जत बढ़ाई आपने। बहरहाल, आप तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़ाकू कौन थे? पढ़ाकू तो देखिए सब, ऐसा तो कोई पढ़ाकू नहीं था, कोई बहुत बड़ा पढ़ाकू कोई एजुकेशन के मामले में। पर सबने अपने अपने ग्रेजुएशन किए, पर अलग अलग लाइन में थे। अशोक शुरू में इंजीनियरिंग में गए थे, पर वो वहाँ जचा नहीं, क्योंकि क्रिकेट खेलना पड़ता था। फिर वो आर्ट्स में चले गए, वहाँ ग्रेजुएशन किया। मैं शुरू से ही आर्ट्स में था, मैंने MA किया वहीं पे। और योगेश दूसरे स्कूल में गया था, वो साइंस में था, उसने BSc किया। तो सब अलग अलग लाइन में थे तीनों। आपके आदरणीय पिता श्री मदन मोहन जगदाले साहब, मेजर साहब, उनके इंदौर के लोग बोलते हैं कि उनके जीवन का पूरा प्रभाव गट्टू सर पर दिखाई देता है। यदि व्याख्यात्मक रूप से कहा जाए कि पिताजी का आदरणीय अशोक जगदाले जी पर क्या प्रभाव पड़ा, आपने क्या गुण देखे, तो उनकी व्याख्या कीजिए। नहीं, यही कि क्रिकेट हम लोगों को स्वाभाविक रूप से मिला, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में थे। सबसे पहले अशोक, क्योंकि सबसे बड़े थे, मेरे से 5 साल बड़े थे वो, तो वो पिताजी से सीखा उन्होंने क्रिकेट का एटमॉस्फेयर। वही चीज़ मेरे को भी हुई, वही योगेश को भी हुई। तो एक कॉमन फैक्टर जो था कि हमारा क्रिकेट का हमारे घर का बड़ा मिक्स्ड माहौल था। और मेरी माताजी एजुकेशन में थी, शिक्षा से में वो थी, खास करके लड़कियों की शिक्षा के लिए। वो खुद ट्रिपल MA थी, डॉक्टर बिमल जगदाले जी। वो ट्रिपल MA किया हुआ था उन्होंने, और फादर का क्रिकेट की तरफ झुकाव था। तो ज़्यादा जो पढ़ने का शौक़ है, एजुकेशन का लाभ, वो शौक़ मैंने ही ग्रहण किया। पढ़ने का शौक़ तीनों भाइयों में मुझे ही ज़्यादा आया जी। वो मेरे माता से ग्रहण किया, माँ से अपनी। और क्रिकेट का तो कॉमन तीनों में आ गया पिताजी से। सर के सम्मान में यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि सर के पास इतना बड़ा कलेक्शन है, अपनी लाइब्रेरी है, कि यदि आप एक हाथी बनाना चाहें तो सर के पास जो किताबें हैं, संग्रह है, एक हाथी बन जाए। बहरहाल सर, ये बताएं कि आपके पिताजी आप तीनों भाइयों को क्रिकेटर बनाना चाहते थे, या आपने उस माहौल को देखकर खुद ही ने एक खेल चुन लिया? नहीं, स्वाभाविक रूप से आ गए, क्योंकि जब पिताजी खेलते थे तो हम लोग छोटे थे तो खेलने जाते थे। वो जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, होलकर टीम जो खेल रही थी,
तो तब तो मैं छोटा था। होलकर टीम ने 1953-54 तक खेला, तब मेरा जन्म 50 का है, तो मैं तो 2-3 साल का ही था। मैंने होलकर टीम को तो खेलते देखा नहीं, बट मेरे बड़े ब्रदर अशोक ने, क्योंकि वो 7-8 साल के थे उस समय, तो उन्होंने थोड़ा होलकर क्रिकेट को देखा हुआ था और उनके दिमाग में वो छाप थी। पर मैंने तो ज़्यादा लोकल क्रिकेट को देख के ही सीखा, क्योंकि पिताजी के साथ हम लोग बच्चे कार में बैठ के मैच देखने चले जाते थे, तो वो चीज़ हमें स्वाभाविक रूप से आती गई। सर, आप तीनों भाइयों को सबसे पहले पिताजी ने किस क्लब में भर्ती कराया था? नहीं, क्लब तो था ही नहीं। अच्छा, क्लब नहीं था। क्रिकेट था कहाँ? देखिए, क्लब क्रिकेट तो था ही नहीं। एक जिमखाना क्लब होता था बहुत पहले, जहाँ काफ़ी छोटा स्टेडियम है कुश्ती का, वहाँ एक जिमखाना क्लब होता था। बस वो जिमखाना पर वो वैसा क्लब था जो उसमें ताश भी होते थे, टेनिस भी होता था, सब खेल होते थे। क्रिकेट की उनकी एक टीम होती थी, जो मेरे पिताजी भी वहाँ से खेलते थे। तो वो ख़त्म होने के बाद फिर लोकल क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा होता नहीं था। सब अपने अपने, एक सरोडे साहब की एक टीम होती थी, एक पंडित जी हमारे बहुत पुराने बड़े सेवाभावी रहे क्रिकेट ही, वो तो इस तरह की कुछ 3-4 टीमें आपस में वो टूर्नामेंट या वो खेल लेती थी, तो हम वो मैच देखते थे, बस उतना ही है। सर, नरेंद्र मेनन साहब ने मुझे ये कहा था कि अशोक जगदाले जी जैसा दुर्लभ खिलाड़ी मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। वो अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर भी रहे। उनका ये कहना था कि वो फिटनेस नहीं करते थे और वो मैच की तैयारी नहीं करते थे और सीधे मैदान में उतर जाते थे और उन खिलाड़ियों को धता बता देते थे या उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह छोड़ देते थे जो फिटनेस करते थे और रनों के बारे में दिन भर और मैच की रात को सोचते रहते थे। तो उनकी ये क्या खूबी थी सर कि वो रन भी बना देते थे, बहुत अच्छे क्षेत्ररक्षक थे, तीनों तरह की गेंद कर लेते थे, लेग स्पिन कर लेते थे, ऑफ स्पिन कर लेते थे। हाँ, मैं सोचता हूँ कि आप ले लें कि भुवनेश्वर कुमार, उनकी फोटो कॉपी लगते हैं मुझे। जब जब मैं भुवनेश्वर कुमार को देखता हूँ बॉलिंग न्यू बॉल करते हुए जी, वो भुवनेश्वर कुमार उनके अशोक की डिट्टो कॉपी मुझे लगते हैं। उसी तरह की स्विंग और उसी तरह का कंट्रोल और लगभग एक जैसा पेस। तो उसको हम जेंटल वो तो नहीं कह सकते, बड़ी आपने देखा होगा भुवनेश्वर कुमार जी। आज के क्रिकेट में स्विंग बॉलिंग पेस तो 140 बहुत जने डालने लग गए, किसी परिस्थिति में स्विंग करा देते होता है तो ज़्यादा परेशानी होती है। तो वो उस टाइप के बॉलर थे जो मोहम्मद शमी कर रहे हैं या भुवनेश्वर कुमार कर रहे हैं, बॉल को स्विंग कर रहे हैं, वो उस टाइप के गेंदबाज थे। और वो इस तरह के ऑलराउंडर थे जो एज ए गेंदबाज भी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में टीम में आ सकते थे और एज ए बल्लेबाज भी टीम में आ सकते थे। उस तरह के नहीं थे कि थोड़े टुकड़े में गेंदबाजी, थोड़े टुकड़े में बल्लेबाजी। वो जेन्युइन ऑलराउंडर जो होते हैं जिस तरह के, उस तरह के ऑलराउंडर। जैसे आज हार्दिक पांड्या एक जेन्युइन ऑलराउंडर, पर हार्दिक पांड्या को फिर भी मैं गेंदबाजी के रूप में नहीं टीम में शामिल होंगे, वो सिर्फ केवल गेंदबाजी। सर, आपके पिताश्री ने, आप दोनों भाई चूँकि रणजी ट्रॉफी खेले हैं आप, और योगेश सर रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाए, तो आपके पिताजी ने आगे होकर कभी आपको कुछ गुर सिखाए खेल के? देखिए, थोड़ा बहुत बेसिक बता देते थे वो, पर ऐसा कभी वो कोचिंग वाला सिस्टम तब नहीं था और ना इतना क्रिकेट था। इंदौर में क्रिकेट ही नहीं होता था। हम लोग जब हमारी जनरेशन रणजी ट्रॉफी खेल रही थी तो 2 दिन की प्रैक्टिस करके, वो भी फटे बॉलों से, हम रणजी ट्रॉफी खेल लेते थे। तो कोचिंग वाला सिस्टम और ये तो था ही नहीं। हमको फिटनेस पे ज़्यादा, हमारे पिताजी का ये था कि फिटनेस पे ज़्यादा वो करते थे कि भाई फिट हो, रनिंग करो, ये करो, वो चीज़ें ज़्यादा थी। सर, उस ज़माने में जैसा कि आपने बताया फटे बॉल हुआ करते थे। बहरहाल आपके आदरणीय पिताश्री राज दरबार में बड़े पद को सुशोभित करते थे, तो उन्होंने आपको, दोनों भाइयों को, तीनों भाइयों को पहले बैट दिलाए हों, वो पहला बैट दिलाया, पहला किड बैग दिलाया, वो आपको स्मरण है सर? हाँ, थोड़ा बहुत तो याद है मुझे। मेरे को अशोक का तो मुझे याद नहीं, क्योंकि वो मेरे से 5 साल बड़े थे और जब मैं 11-12 साल का था तब उनका पहला रणजी ट्रॉफी मैच हो गया था। तो वो उनको भी दिया ही होगा। तो मुझे अपना थोड़ा बहुत याद है कि मुझे बैट दिया गया था एक खेलने के लिए, उतना मुझे याद है। क्योंकि आप दोनों भाई रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी खेले हैं, सर दिलीप ट्रॉफी खेले हैं, तो यहाँ एक सवाल ये उठता है कि बचपन में ऐसा होता था सर, एक स्वाभाविक वृत्ति मनुष्य की, कि आप दोनों भाइयों के बीच बैट को लेकर झगड़ा हो जाता हो, या आप उनका बैट ले लेते हो या वो आपका ले लेते हो? नहीं, झगड़ा तो हुआ नहीं, क्योंकि देखिए एक लेवल खेलने के बाद तो सबके अपने, आपने बैट की बात निकाली तो मुझे एक याद आ रहा है कि 1970 में 18 अक्टूबर 1970 की उनकी मैरिज थी अशोक की। और मैं तभी उसी डेट में, मैं तब भारतीय यूनिवर्सिटीज़ की टीम एक श्रीलंका जा रही थी, जिसमें सुनील गावस्कर थे, अमरनाथ ब्रदर्स थे, अशोक गंडोत्रा उस समय टेस्ट खेल लिए थे इंडिया के लिए, वो कप्तान थे हमारे, कैलाश गट्टा, बहुत, दिलीप दोषी, बड़ी तगड़ी टीम थी और मैं भी उस टीम का सदस्य था। और वो मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिला था कि मैं ऊपर का क्रिकेट और खेल सकूं। तो मेरे को बड़ा दुविधा में था कि मैं शादी में रहूं कि वहां जाऊं, क्योंकि 18 अक्टूबर को ही चेन्नई से हमारी फ़्लाइट थी। तो मेरे को मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, तुम शादी मिस करो, तुमको वहाँ जाना चाहिए खेलने, क्योंकि एक बड़ा टूर था वो 1-1.5 महीने का।
और सुनील गावस्कर को उसके बाद ही ब्रेक मिला टेस्ट क्रिकेट में, तो वो मेरे को उन्होंने वहाँ भेजा था, तो मैंने शादी मिस करी। तो मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पे लास्ट डे हम निकल रहे थे, तो मैं एक बैट लेने वाला था। उस समय का बड़ा अच्छा इंग्लिश बैट होता था, ऑटोग्राफ बैट, जो इंडिया में नहीं मिलते थे, अंग्रेज़ी बल्ले तब। तो मैं वो था 300 रुपये का, पर मेरे पास बचे ही 300 रुपये थे। तो दूसरा एक गनन मुर का बहुत अच्छा इंग्लिश बैट होता था जो 150 रुपये का था। तो मैंने वो बैट नहीं लिया जो 300 रुपये का था, और मैंने 2 गनन मुर के ग्रेनिकल 2 बैट ले लिए, कि एक मैंने अपने लिए लिया और एक अशोक के लिए लिया शादी का। तो इस तरह से मैं वो बैट लेके आया था 1970, मुझे याद है। 2 ग्रेनिकल, उस समय भारत में वो बल्ले मिलते नहीं थे उस लेवल के। आपकी ज़िंदगी में, दोनों भाइयों की ज़िंदगी में ऐसा अवसर आया जब आपने किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में आदरणीय अशोक जगदाले साहब को बैट या क्रिकेट की कोई सामग्री भेंट की हो? क्योंकि आप दुनिया के कई देशों में, इंग्लैंड गए, आप वेस्ट इंडीज़ गए, आप श्रीलंका गए, और उन्होंने आपको कोई बैट वगैरह भेंट किया हो? नहीं, भेंट की बात ही नहीं। एक बार खेलने के बाद तो भेंट वाला वो रहता नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं इधर उधर वो देने की। पर क्रिकेट एक बार छोड़ने के बाद तो नहीं होता था, क्योंकि सबके अपने अपने किट होते। तो मैंने जैसा बताया कि वो मैं 1970 में लेके आया था बैट उनके लिए ग्रेनिकल। फिर तो सब ये चीज़ें ऐसी होती है जो इंडिविजुअल अपने अपने पसंद की चीज़ें लेता है। किट जो होता है वो अपने अपने पसंद का लेता है। जी, आदरणीय प्रभात किरण के संपादक साहब प्रकाश पुरोहित जी ने एक लाइन लिखी है कि वो समय ऐसा था जब यदि पिता सिलेक्टर हैं तो बच्चे का, मतलब खिलाड़ी का चयन नहीं होता था टीम इंडिया में। आपके आदरणीय पिताजी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति के सदस्य पद को सुशोभित किया है। उन दिनों अशोक जगदाले सर का क्रिकेट बहुत उफान पर था, वे इंडिया खेलते खेलते रह गए। क्या इसकी वजह यही थी कि पिताश्री जो है सिलेक्टर? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। देखिए, कुछ एक मौका नहीं होता। मेरे पिताजी तो सिर्फ 2-3 साल ही सिलेक्टर थे, और अशोक तो उस समय भी अच्छा खेले, उसके बाद भी अच्छा खेलते रहे, उसके पहले भी अच्छा खेले थे। काफ़ी टाइम तक उनका 1962 से 1980 तक का उनका करियर लंबा था, और वो हमेशा अच्छा प्रदर्शन ही करते रहे। और थोड़ा लक फैक्टर भी होता है कि आपको क्या कंपटीशन मिल रहा है किसी जगह पर। देखिए, जहाँ तक प्रतिभा और प्रदर्शन का बात है, वो बेमिसाल खिलाड़ी थे। किंतु आपने ही जैसा उनका इंट्रोडक्शन में बोला कि बस मस्तमौला खेलते थे, शौक के लिए खेलते थे, तो जो नेक्स्ट स्टेप जो चाहिए था, शायद उनको उनकी कमी वही रही। आज जैसे मैं कितने साल कोचिंग में था, तो मैं बोलता था, हमेशा मैं फील करता था कि अशोक की प्रतिभा का खिलाड़ी अगर एज ए कोच मेरे को मिलता आज की तारीख में, तो मैं नहीं सोचता कि उसकी टक्कर का कोई खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में होता। मैं इतना कह सकता हूँ। मयंक जगदाले जी ने क्रिकेट खेला, अभी वो विदेश में है। बहरहाल आप ही उनके कोच थे। कभी आप दोनों भाई के बीच इसको लेकर मंत्रणा हुई कि हमारे पिताश्री क्रिकेटर थे, हम तीनों भाई क्रिकेटर थे, हमारी तीसरी पीढ़ी का बच्चा भी क्रिकेटर है, लेकिन वो साधन सुविधा बढ़ने के साथ साथ आप जैसे महादेव हैं क्रिकेट कोचिंग के, उनके रहते ज़्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, इस पीढ़ी के और बालक आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? नहीं, हमारे परिवार में मयंक के अलावा और किसी ने क्रिकेट। आपके पुत्र भी थोड़ा खेले? नहीं, मेरे बेटे नहीं खेला, थोड़ा बहुत ऐसे ही खेलता था, शौकिया, पर सीरियस क्रिकेट कभी नहीं खेला, ना मैंने पूछ किया हमको। मयंक के अलावा बाकी हम तीनों ब्रदर्स में से किसी का भी बेटा खेला नहीं क्रिकेट। सर जो है इंदौर आकर बस गए थे, यदि मैं गलत नहीं तो नागपुर में रहते थे वो। आप दोनों भाई एक दूसरे के घर आते जाते थे या आपका ज़्यादा जाना होता था? नहीं, आना जाना होता था, नॉर्मल था, जैसा सब परिवार में रहता है वैसा। फिर भी मतलब आप मैंने उनके डेथ हुई उस दिन भी मैं 2 घंटे बैठ के आया था, तो वो तो बहुत नॉर्मल प्रोसेस होती है, ये तो इसमें कोई ऐसी नहीं। जी, आदरणीय आपका आखिरी संवाद सर के साथ क्या था? मैं उनको अब मैं एकदम से वहाँ नहीं, 2 घंटे बैठे थे हम लोग, और हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे उस समय वहाँ। तो मैं बार बार उनको थोड़े निराश होते थे, घर के बाहर नहीं निकलते। तो मैं पिछले उनकी डेथ के 2-3-4 दिन में 2 बार गया, लंबे बैठा था। तो मैं उनको जाके सिर्फ मोटिवेट करता था कि तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, फिजियोथेरेपी करे, थोड़ा वॉकिंग कर लो, क्योंकि वो थोड़े वैसे हो गए थे, निराशाजनक स्थिति में। तो मैं उनको सिर्फ यही एनकरेज करता था कि तुमको निकलना चाहिए फिजियोथेरेपी। वो करा रहे थे फिजियोथेरेपी से, उससे फ़र्क भी पड़ा था, पर कुछ दिन पहले उन्होंने बंद कर दी थी। तो मैं उनको सिर्फ मोटिवेट जाके करता था, एनकरेज कि आप एक्टिव रहो, क्योंकि वो इतने एक्टिव रहे हुए थे लाइफ लॉन्ग। हमेशा उनका बड़ा फ्रेंड सर्कल था, सब था। तो एकदम थोड़ा सा घर में सीमित रखने से मेरा ये था कि मानसिक रूप से वो थोड़े कमज़ोर ना हो। जी, आदरणीय उनका प्रिय भोजन के बारे में बताइए हमें। नहीं, भोजन के तो कोई बहुत बड़े शौकीन नहीं थे ऐसे कोई, पर उनको भी मेरी मदर के हाथ का बहुत अच्छा कश्मीरी खाने का शौक़ था। मेरी मदर कश्मीरी थी और वो कश्मीरी खाना बनाती थी, उनको वो भी बहुत शौक़ था।
जी, क्रिकेट जगत में मतलब इंदौर क्रिकेट जगत की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, तो मैंने और पूरे इंदौर ने आपसे ज़्यादा ऊंचे खिलाड़ी नहीं देखे। लेकिन यदि आपने सर से अपनी ऊंचाई नपाई हो तो आप बड़े थे, आप ज़्यादा ऊंचे हैं या? मेरी हाइट ज़्यादा थी उनसे, तीनों भाइयों मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, लंबी। ऐसा सर 6 फीट के थे, मैं 6'4". ऐसा कभी हुआ सर कि आप दोनों भाई किसी विदेश यात्रा पर या भारत के ऐसे स्थान पर गए जो आपको पर्यटन की स्थल के रूप में पसंद हो? नहीं, ऐसा तो नहीं सर, बाहर तो हम गए नहीं खेलने। बाहर इन्हें बाहर हिंदुस्तान में, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में पूरे देश में खेलते थे साथ में, तो वो तो हम साथ में थे ही, तब खेल रहे थे साथ में। वो सर आपके कप्तान भी रहे हैं यदि मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ थे। तो वो मैदान में आपको कैसा ट्रीट करते थे उस जमाने के क्रिकेट में? बहुत जूनियर जैसा, बिल्कुल। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है बड़ा, वो कि पहला जो मेरा रणजी ट्रॉफी मैच था, तो नेहरू स्टेडियम में मैच था, ये 1968 की बात है, और मध्य प्रदेश वर्सेस उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश के कुछ 71 रन पे 5 विकेट हो गए थे। और मैं जब 7वें नंबर पर बैटिंग करने गया, मेरा पहला मैच था, तो अशोक उस समय बैटिंग कर रहे थे, और कुछ मैंने जाके थोड़ा एक क्रॉस बैटेड शॉट मारा, मैं खेलता था, वो शॉट मिस हो गया। तो वो बीच में आए और मेरे को आके उनने सिर्फ जरा तो गुस्से में बोला, क्योंकि मैंने शॉट जरा बोला था, बोले क्यों अगला मैच नहीं खेलना है क्या? अच्छा। तो उतना बोलना था, और मैं अपने अनुशासन में आ गया। मैंने भी पहले रन में मैच में 50 बनाए, और उनके साथ मेरी पार्टनरशिप हुई, मैच विनिंग पार्टनरशिप हुई। तो मुझे कुछ भागीदारियाँ बड़ी फेमस है ना, ऐसी है जो मुझे याद है। एक इंटरसिटी फाइनल हम बम्बई से खेल रहे थे, सुनील गावस्कर ने वो अपने सनी डेज में लगभग एक पेज में वो मैच को डिस्क्राइब किया है। इंटरवर्सिटी फाइनल बड़ौदा में, बहुत क्राउड था उसमें। बम्बई ने कुछ 70-80 रन की लीड ले ली थी, तो हम लोगों ने, विजय नायडू कप्तान थे उस सीरीज़ में हमारे, तो हमने डिसाइड किया कि अपन थोड़ा अटैक करके मार के खेलेंगे, और आखिरी दिन लंच टाइम पे इनको बैटिंग देते हैं, कुछ टारगेट। तो हमारे 2-1 विकेट जल्दी हो गए। उसके बाद मेरी और अशोक की पार्टनरशिप हुई है, और हम दोनों ने 60 कुछ रन बना के हम खेल रहे थे। तो मैं उनके बाद आके मैं ज़्यादा आगे निकल गया था, उनसे ज़्यादा तेज चल के ना, कुछ 5-7 रन आगे था। तो एक ओवर चल रहा था, वो स्ट्राइक पे थे, तो चौथी गेंद पे उनने मेरे को आके बुला के बोला कि मैं सिंगल लूँगा तो तुम भाग जाना। तो मैंने उनको बोला, बोले मेरे को स्ट्राइक थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने ऐसे मजाक बोला, मैंने कहा तुम काहे को स्ट्राइक ले रहे हो, मैं तेज़ तो मैं खेल रहा हूँ, और अगर होगा रन तो भागूंगा, मैं नहीं तो नहीं भागूंगा, देख के भागना। तो नेक्स्ट बॉल ही उनने खेली और स्पेल लेग अंपायर तक बॉल गई, और उनको शायद दिखा नहीं कि वहाँ एक फील्डर खड़ा था, तो वो भाग गए, और मैंने नो कर दिया, तो वो रन आउट हो गए। तो बड़ा गुस्सा होके देखते हुए गए थे मेरे को। खैर हमने डिक्लेरेशन किया उसके बाद, और हम वो मैच जीते। तो उसमें जीतने में भी उन्होंने बड़ी, उनका ही आखिरी ओवर हो रहा था, और मैच की 2 गेंदें जब बची थी, तो उन्होंने 5वीं गेंद पे वो विकेट लिया, जो 70-80 रन पे एक बैट्समैन खेल रहा था, और इस तरह से हम मैच जीते। बड़ा ऐतिहासिक मैच था वो। सर, जो उन्होंने आपको प्रत्यक्षता नहीं सिखाया एक भाई के रूप में, एक कप्तान के रूप में, और जो आपने उन्हें देखकर सीख लिया, वो क्या था सर? नहीं, देखिए, आप सीखते तो नहीं, अपने आप ही होता है। थोड़ा मैं उनके साथ ये हुआ है कि वो जल्दबाजी नहीं करते। जो मैंने देखा कि वो जल्दबाजी नहीं करते थे एकदम, कि वो आराम से खेलते थे। मैं जब बैटिंग कर रहा था, जैसे मैंने बताया कि पहले मैच में मैंने जाते ही एक क्रॉस बैट शॉट मारा था, तो वो कभी ऐसा नहीं करते थे। वो करते थे तो बाद में उन्हें, तो जब उनने मुझे टोका तो वो मेरे लिए एक लेसन था कि अगला मैच नहीं खेलना है क्या, तो वो मेरे लिए एक लेसन था। तो इस तरह की स्वाभाविक चीज़ें सभी लोग सीखते हैं। अब जब आज कोई जूनियर किसी वरिष्ठ के साथ खेलता है, तो उससे कुछ ना कुछ तो सीखता ही। सर, वो इंडिया खेलते खेलते रह गए सर उस दौर में, लेकिन आप अपनी बल्लेबाजी और अपनी गेंदबाजी की तुलना सर से करें तो आप क्रिकेट समीक्षक भी आप क्या व्याख्या करेंगे? नहीं, डिफरेंट, देखिए हम डिफरेंट वो थे, उनका डिफरेंट था। वो बैट्समैन थे, वो मीडियम पेस बॉलर थे, मैं ऑफ स्पिनर था और मिडियम पेस था, और वो ज़्यादा नैसर्गिक खिलाड़ी थे, ये बोलूँगा, स्वाभाविक नैसर्गिक ज़्यादा थे वो। जो मोर इन्जॉय करते थे, इन्जॉय तो हम भी वही करते थे, पर मैं अपने आप को नैसर्गिक उसमें नहीं डालूंगा। उनके पास भरपूर प्रतिभा थी, जो मैं इतनी प्रतिभा में बहुत कम लोगों में देखी है जो उनके पास थी। पर उसका जितना मैं सोचता हूँ, मुझे हमेशा ज़िंदगी भर मलाल रहता है कि उसका जितना उनको फ़ायदा लेना था उतना वो ले नहीं पाए। अगर वो थोड़ी मेहनत करते, थोड़े फोकस्ड होते, तो जो मैंने कहा कि अगर मुझे आज वैसा टैलेंट मिल जाएगा तो कोई उसको इंडिया खेलने से नहीं रोक सकता। आदरणीय, उनकी अपनी दुनिया नागपुर में भी थी, उनका अपना घर है वहाँ पर, लेकिन इंदौर आकर बसे। तो चूंकि आपकी उनसे बातचीत होती थी, सामान्य रोज भेंट हो जाती थी आपकी, तो इंदौर आकर बसने का वो पहले से ही कह रहे थे
या आप जैसे भाई या आपके परिजन ने कहा हो कि चलिए अपन तो अपने नहीं, शहर वो में? इंदौर से, देखिए इंदौर से बड़े हुए थे, अभी भी देखिए उनका बेटा नागपुर में है, बेटी बम्बई में है, पर अभी भी वो जैसे जाते थे तो वो 2 दिन बाद ही बोलने लगते थे मेरे को इंदौर जाना है। वो अभी भी इस था, तो इंदौर का अटैचमेंट तो उन्होंने ज़िंदगी भर इंदौर में रहे, पर वो जॉब में थे IISc में, तो वो फिर एक बार जॉब में आ गए, तो उसके बाद 70s के बाद वो ज़्यादातर बाहर रहे, किंतु फिर बाद में धीरे धीरे उनको इंदौर का तो वापस आती है पुरानी यादें। तो अब वो ऐसे हो गए थे कि इंदौर के बिना उनको, वो कहीं भी जाते थे बाहर अपने बेटे के घर या बेटी के घर, तो वापस आने की जल्दी होती थी उनको, वापस इंदौर आ जाए। देवी अहिल्या का यह शहर, लेकिन ये इसे विभिन्न कारणों से भी जाना जाता है और उसमें एक सबसे बड़ा कारण है क्रिकेट, यानी कि जगदाले परिवार। आदरणीय मेजर मदन मोहन जगदाले साहब, आदरणीय गुरुदेव संजय जगदाले साहब, अब जो कि हमारे बीच नहीं रहे, आदरणीय अशोक जगदाले साहब, और इनके छोटे भ्रातृ योगेश जगदाले साहब। जगदाले परिवार ने इंदौर क्रिकेट को वो पहचान दी है जिसे पूरे भारत में जाना जाता है, पूरे भारत में बल्कि संजय जगदाले सर के कारण पूरी दुनिया में। आदरणीय ने हमारी जिज्ञासा को शांत किया। मैं पुनः अशोक जगदाले जी को श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। ईश्वर उन्हें गीता के उच्चा वचन, आत्मा तो मरता नहीं मर जाता है शरीर, के आधार पर नया जन्म दे और निश्चित रूप से वे उस यात्रा को फिर पूरी करेंगे जो उनकी पिछले जन्म में, इस जन्म में अधूरी रह गई थी। प्रभात किरण और ग्लोबल हेराल्ड के लिए सर ने मुझसे बात की और मैं पुनः दोहराता हूँ कि मेरी ऐसी हैसियत नहीं कि मैं सर के पास बैठ जाऊँ, क्योंकि इनके पास बैठने के लिए क्रिकेट का एक बहुत बड़ा कद चाहिए और असल में गुरुदेव है, गुरु के पास नहीं बैठा जाता, लेकिन इंटरव्यू की बाध्यता थी इसलिए मैं सर के पास बैठा। आदरणीय के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।